नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेल। जम्मू कश्मीर में एक किताब को लेकर बड़ा राजनीतिक और शैक्षणिक विवाद खड़ा हो गया है। ग्रेट पर्सनालिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ J&K सीरीज 4, जिसका संपादन हिलाल अहमद और संतोष मीना ने किया है, उसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए खरीदा गया था। लेकिन पुस्तक की सामग्री पर आपत्तियां सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी से वापस लेने का फैसला किया है। विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि पुस्तक के चयन, अनुमोदन, खरीद और वितरण की प्रक्रिया में किन अधिकारियों की भूमिका रही। विवाद इसलिए गहरा है क्योंकि पुस्तक में मकबूल भट्ट, सैयद अली शाह गिलानी, मसरत आलम, शबीर शाह और मीरवाइज उमर फारूक जैसे नामों का उल्लेख किया गया है, जिनकी प्रस्तुति को लेकर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पुस्तक की कुछ सामग्री स्कूलों के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि सरकार ने जांच पूरी होने तक पुस्तक को वापस लेने का निर्णय लिया है। सवाल ये है कि क्या ये केवल एक संपादकीय चूक थी या फिर शिक्षा व्यवस्था में पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आज इसी बड़े विवाद पर हम चर्चा भी करेंगे, पर आपको बताते हैं जो सही विवाद शुरू हुआ शहीद मकबूल भट्ट के नाम से। शहीद दिया गया नाम मकबूल भट्ट को। मकबूल भट्ट का जन्म जो इस किताब के अंदर लिखा गया है मकबूल भट्ट के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मकबूल भट्ट का जन्म 18 फरवरी 1938 को कुपवाड़ा जिले के त्रहगाम गांव में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता गुलाम कादिर भट्ट थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद उन्होंने बारामूला के सेंट जोसेफ कॉलेज से इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया। छात्र जीवन के दौरान ही वे कश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए और बाद में पाकिस्तान चले गए। वहां उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका अंजाम में उप संपादक के रूप में काम किया तथा पेशावर विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में MA किया। 1961 में उनका विवाह राधा बेगम से हुआ, जिन्हें 2 पुत्र हुए। बाद में 1966 में उन्होंने जकरा बेगम से दूसरा विवाह किया, जिनसे एक पुत्री हुई। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी NLF के संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। लगभग 10 महीने तक संगठन का विस्तार करने के बाद 10 जून 1966 को वे अपने साथियों के साथ गुप्त रूप से भारतीय प्रशासित कश्मीर पहुंचे। यहां यह समझना बहुत जरूरी है, भारतीय प्रशासित कश्मीर आखिर क्या कहा गया। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर IOK का जिक्र किया गया है इस किताब के अंदर। यहां उन्होंने भूमिगत रहकर नए सदस्यों की भर्ती और गुरिल्ला नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया। 30 जनवरी 1971 को भारतीय विमान गंगा का अपहरण हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी द्वारा किया गया और विमान को लाहौर ले जाया गया। इस घटना ने मकबूल भट्ट और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। NLF के कमजोर पड़ने के बाद मकबूल भट्ट मई 1976 में एक बार फिर भारतीय प्रशासित कश्मीर, दोबारा जिक्र IOK इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तभी ये IOK का जिक्र किया गया है। लेकिन कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिए गए। 1978 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी मृत्युदंड की सजा बहाल कर दी और उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। लगभग 8 वर्ष जेल में रहने के बाद 11 फरवरी 1984 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनके वकील मुकदमे को दोबारा खोलने की तैयारी कर रहे थे। पुस्तक में उल्लेख है कि यह फांसी बर्मिंघम में भारतीय राजनेता रविंद्र महात्रे के अपहरण और हत्या के बाद जल्दबाजी में दी गई। ये पुस्तक में लिखा गया है। पुस्तक के लेखक के अनुसार मकबूल भट्ट का सपना एक स्वतंत्र कश्मीर का था। लेखक भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हुए भी कश्मीर में उसकी नीतियों की आलोचना करता है और दावा करता है कि मकबूल भट्ट की फांसी ने कश्मीर की राजनीति को नई दिशा दी। पुस्तक में उन्हें शहीद आजम तथा कश्मीरी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रतीक बताया गया है। लेखक के अनुसार 11 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि पर नियंत्रण रेखा के दोनों ओर और दुनिया भर में उनके कश्मीरी राष्ट्रवादी समूह उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं तथा उनकी विचारधारा और विरासत को आज भी याद करते हैं। अब मैंने इतनी बातें आपको सुनाई हैं, पर इस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि ये जिक्र किया गया किताब के अंदर, जो कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं इसको। आखिर ये क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? क्यों अलगाववाद को पढ़ाया जाएगा? क्यों आतंकवादियों का जिक्र किया जाएगा और उनको पढ़ाया जाएगा? ये क्या प्रोपेगेंडा जो है चलाने की कोशिश की जा रही है? आखिर किस वजह से शहीद मकबूल भट्ट का जिक्र इस किताब के अंदर किया गया?
शहीद करके, आईओके करके लिखा गया, क्योंकि पीओजे के है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, न कि आईओके। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। यह हर मंच पे भारत ने साफ किया है। इसमें चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा हैं, बीजेपी से स्पोक्सपर्सन। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और आईडी खजूरी है हमारे साथ एपीयू से। सर धन्यवाद, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं शुरुआत करता हूं विक्रम सर आपसे। सर किस तरह देखते हैं आप इन सब चीजों को, और क्या सोच के, मतलब क्या ये सोच है कि पुस्तकों के अंदर आतंकवाद को दर्शाना और वही पुस्तक जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर का जो भविष्य बनाने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे? धन्यवाद साहिल जी, और खजूरिया साहब को भी नमस्कार मेरा और आपके सभी दर्शकों को। देखिए साहिल जी, ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये मानना रहा है, और काफी समय से, जब से 370 और 35 एक की एब्रोगेशन हुई है, उसमें ये बार बार कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि एक इकोसिस्टम जो है, जो हमारे एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि जो एक इकोसिस्टम जिसके तहत ऐसा ये सब थॉट प्रोसेस और ये सोच जो है पनपती थी, उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश करी। पर दुख की बात यह है कि आज भी जी कोशिशें चल रही हैं, पर उसके बावजूद भी ऐसी ताकतें यहाँ हैं, ऐसे लोग यहाँ हैं जो इस तरह की जिसको सेडिशियस कार्रवाई, मतलब एक्टिविटीज जिसको मैं कहूंगा, जो कि देश विरोधी, एक देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है। आप सोचिए कि किस तरह से ऐसी किताबें यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स के बीच में रखी जाती हैं। ये कहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का बार बार जब कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी एक इस एजेंडा को कहीं ना कहीं, जो सेपरेटिस्ट एजेंडा है, जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म वो करते आए हैं, ये उसी की एक झलक आपके सामने आ रही है कि उनकी एजुकेशन मिनिस्टर के होते उनके नाक के नीचे से ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी कंट्रोवर्शियल किताब स्कूलों तक पहुंच जाती है, बच्चों तक पहुंच जाती है, और ये लोग सब आज बोल रहे हैं कि हमको किसी को पता ही नहीं था। और हिंदुस्तान के पैसे से, समग्र शिक्षा अभियान में हिंदुस्तान से आई हुई राशि से हिंदुस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ने की कोशिश की जाती है। और ऐसी जंग जो यंग माइंड्स, जो छोटे इंप्रेशनेबल माइंड्स के बीच में आप एक ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल एक झूठा और गलत नैरेटिव है। वो ऐसा नैरेटिव जो है, जो आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स और शहीद बता रहा है, जो जो उन लोगों को लेजिटिमाइज कर रहा है कि जो उन्होंने किया और कहा और जो करते आए हैं वो सही था। जो हिंदुस्तान को एक ऑक्यूपेशनल फोर्स दिखा रहा है, वो हिंदुस्तान के अंदर ही उन्हीं के एक देश के हिस्से में ऐसी किताबें जब छप के जाती हैं, तो मुझे लगता है इसमें अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर की भी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें डिटेल, जिसमें पता लगे कि उनका क्या रोल रहा है, यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन का क्या रोल रहा, तमाम लोग जो एजुकेशन से जुड़े हैं, ये कैसे पब्लिक डोमेन में आ गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक तरह से आप देखिए, जो जो इसमें जिन जिन लोगों को महान बताया गया है, जिनको यूलोजाइज किया गया है, जिनको बहुत बढ़ चढ़ के बताया गया, वो लोग कौन है? तो जिन्होंने सेडिशन करी, जिन्होंने देश के खिलाफ ऐसी रही, जिसमें सलाउद्दीन का भी, इसमें मसरत आलम का भी जिक्र है, इसमें ऐसे लोगों का जिक्र है जो जो नॉन ब्रांडेड टेररिस्ट हैं। तो इसलिए ये एक साजिश के तहत, जिस तरह से जो अभी भी हम ये समझे कि वो जो जड़े हैं, ये लोग दुहाई देते हैं कि आप स्टेटहुड रिस्टोर कर दीजिए, सभी ठीक हो जाएगा। अगर हम इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात पे जोर देती है कि भाई, जब तक ये इकोसिस्टम जो है, जब आज इतनी सख्ती के बाद भी ये किताब पब्लिश होकर स्कूल्स तक पहुंच जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का नेटवर्क इन लोगों का फैला हुआ है जो देश विरोधी हैं। तो इसलिए इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। 8 आदमी, शायद मुझे लगता है एलजी साहब ने उनको सस्पेंड किया है और इंक्वायरी ऑर्डर की है, पर दिस शुड बी ट्रीटेड एज सेडिशन। ये देशद्रोह का मामला इस पे दर्ज करके इन लोगों को जो भी इसमें जिम्मेवार है उनको चिन्हित करके सामने लाना जरूरी है।
नहीं तो फिर दोबारा इस किस्म की हरकतें होंगी। और जो लोग जिन जिन जिस जो कुर्बानियां जिन जो हिंदुस्तान की फोर्सेस ने दी है, जिन कश्मीर के लोगों ने अपनी जान दी है, जो एक झूठा प्रोपेगेंडा चला के इतने साल इतनी कब्रें कश्मीर में इन्होंने बनाई, उसको दोबारा से कहीं ना कहीं उस मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश में लगता है मुझे कुछ ताकतें हैं। और यहीं पे अभी ऐसे लोग भी हैं जो 115 लोग 117 लोग साइन करके बोलते हैं कि आप फटाफट पाकिस्तान से बातचीत कर लीजिए। पर एजेंडा जो है आप देखेंगे, अगर इस पे इंक्वायरी होगी, इसके तार भी आपको आईएसआई और पाकिस्तान से जुड़े मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो सोच जरूर इस पे काम कर रही होगी इन लोगों के पीछे। बिल्कुल सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा। आपने एलजी साहब का जिक्र भी किया, उस पर भी सवाल लेंगे, पर मैं ओपनिंग कमेंट ले लूंगा आईडी खजूरिया सर से। सर, इस विवाद ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? आपकी पार्टी इसे किस नजरिए से देखती है सर? अ, नमस्कार विक्रम मल्होत्रा जी, साहिल जी। आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और इम्पोर्टेंट समय पर ये सवाल उठाया है। वैसे मेरा ये आ नहीं रहा पोस्टर, पता नहीं क्यों कैमरे का आपके का कोई। हाँ, अभी आया। तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे भी इसमें शामिल किया। सवाल ये है कि ये साहिल जी, ये बात आज की नहीं है, हमारी तारीख 47 से जुड़ी हुई है और हम 47 से यही साजिशें देख आ रहे हैं। ये एक साजिश है और किसने की, मैं इसमें तो समझूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रियासत की दोनों सरकारों ने मिलकर की है। और आज नहीं हुई, ये 53 में भी हुई, ये 57 में भी हुई, ये 62 में भी हुई, गरेले आ गए, ये 64 में भी हुई। जब जब सरकार बदलनी होती है, जब जनता का प्रेशर को कम करना होता था, ये साजिशें हमारे पर होती रही। कभी बाहर से गरेले आ जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये हाथ है कि सरकार इतनी छोटी चीज है, दिया लेकर ढूंढना पड़ेगा कि किताबें और इधर अखबार नहीं चलने दी है कश्मीर में, जहां पर अखबारें बंद करवाकर लोगों को अमेरिका भागना पड़ा है, जहां पर एक आर्टिकल नहीं लिखने दिया गया है, जहां पर एक न्यूज साझी नहीं करने देती है, जहां पर फोन चेक हो जाते हैं। तो ये किताब बनकर आई और छपकर आ गई, हिंदुस्तान की राजस्थान से छपकर आ गई, और छपकर आ गई, ट्रेन में आई, वो नीचे उतरी, फिर बांटी गई, फिर लोगों ने पढ़ भी ली और सरकार को पता ही नहीं चला। और सरकार दो, हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की सरकार में कोई फर्क है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर जो सरकार चल रही है इस वक्त, मैं एज ए आइडियोलॉजिस्ट होने के नाते, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते, मुझे आइन की समझ नहीं है कि ड्यूटी की क्या पावर है और रियासत की क्या पावर होती है। इसमें शामिल साजिश है। इसका मतलब यह है कि एक तो स्टेटहुड का नारा उठने वाला था, या उठना है, चाहे मिले या ना मिले, उसको बंद कर दो, कुंद कर दो उसको, फिर दोबारा ठप्पा लगाओ, उस पर ताला लगा दो। दूसरा ये कि अगर कोई सरकार का दूसरा भाई तैयारी कर रहा है जंतर मंत्र पर जाने पर, तो उसको पहले ही इतना डिनाउंस करो कि जंतर मंत्र तो क्या वो पठानकोट की सड़क न पार कर पाए। ये सारी शरारतें हैं, हमारे साथ है ये, हमने देखी है। मैं इस वक्त 78 साल का हूं, जब मैं 4 साल का था तब जत्थे देखने लगा था। 4 साल का जत्था आ गया, जत्था आ गया, बंदूक लेकर आ गया, तलवार लेकर आ गया। फिर बख्शी साहब का झंडा चढ़ेगा तो हिंदुस्तान बन जाएगा, फिर वो शेख अब्दुल्ले को अंदर कर दो तो फिर बन जाएगा, फिर बख्शी को नीचे उतारो, कांग्रेस का डीएनसी बनाओ, डीएनसी से कांग्रेस बनाई, और गवर्नर से और सदर रियासत से गवर्नर बनाया, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बनाया। अब आराम आ जाएगा। फिर अब हम रात को, मैं बॉर्डर हीरानगर तहसील का रहने वाला हूं, 78 साल से सोया नहीं हूं, कभी नहीं सोया रहा। रोज सुबह चेकिंग होती है और ड्रोन आ जाता है जी, चिट्टा फेंक गया जी, बताओ कहां फेंका, ये बूट किसके लगे हैं, ये नए बूट हैं, ये आपके आंगन में कहां से आ गए, तलाशी दो अपने घर की। ये 78 से हो रहा है, 78 सालों से। और अब ये आ गया, जिन्होंने भी कोई कुछ किया मैं उसको गलत मानता हूं, ठीक मानता हूं। ये गलत, जब चीज ही आ गई सामने, हमारे सामने कोई चीज ही आ गई, उसको अब गलत क्या कहोगे अब? तो बाकी रहा जहां शहीद आजम, हर इकाई जो दुनिया की एथनिक इकाई है या रीजनल आइडेंटिटी है, उसके अपने हीरो होते हैं। अगर प्रफुल्ल सवित्री किसी की हीरो है तो शायद दूसरा उसको हीरो नहीं मानता हो।
अगर जी सर। कोई भगत सिंह को हीरो मानता होगा तो कोई नाथूराम गोडसे को भी हीरो मान रहा है जी। इधर मंदिर भी बन रहे हैं जी हिंदुस्तान में, नाथूराम गोडसे के, जिसने महात्मा गांधी को मारा था, वो भी हीरो बन गया है। जहां हीरो बनाना ना बनाना ये सर ये दरअसल एक जनता अलग के चीज हाथ। है सर, जिस बात पे हम जिक्र कर रहे हैं, किताब के अंदर जो जिक्र किया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? आप मैं जो देखो बात ना, ये कर रही हैं, तो आपके कहने का मतलब है, तो जो जो लिखा मकबूल गया भट्ट है है, वो शहीद है। जो लिखा गया है, जो लिखा गया है, लोग पढ़ेंगे, पर फैसला करेंगे वो हीरो है या नहीं है। पीपल सर विल आप रिजेक्ट किस देम। तरह मकबूल भट्ट को शहीद का एक दर्जा दिया गया इस किताब के अंदर, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? मैं कैसे देखूंगा उसको? अगर वो उसकी पॉलिटिक्स कामयाब हो जाएगी तो वो हीरो बन जाएगा। अगर उसकी पॉलिटिक्स सर उसको तो कामयाब नहीं फांसी हुई, हो चुकी है, उसकी पॉलिटिक्स कहां से कामयाब हो जाएगी? मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि इस नहीं, किताब के वही अंदर तो मैं कहता हूं, अगर उसकी पॉलिटिक्स ही नहीं रही, वो खुद आदमी ही नहीं रहा, पॉलिटिक्स ही नहीं रही, तो उसको हीरो मानो या ना मानो। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी मार दिया, उसको हीरो मानो या ना मानो। सर एक अलग आइडियोलॉजी चल रही है, मैं आपसे वही तो जिक्र कर रहा हूँ कि आप उसको किस तरीके से इस किताब के अंदर जिक्र किया गया, शबीर शाह का, गिलानी का, मीरवाइज उमर फारूक का, मकबूल भट्ट का, इन शख्सों को आप किस तरीके से देखते हैं? उनको एक लेजेंड दिखाया गया। मैं जो युद्ध लगा है 47, मैंने पहली बात की, 47 से लगातार जम्मू कश्मीर में लोग मर रहे हैं, लोग झंडे लेकर बाहर निकल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग झंडे लेकर बाहर निकल रहे हैं। उसमें से कौन हीरो है, कौन नहीं हीरो, जो पीपल विल रिकॉग्नाइज दैम। मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता। मैं कौन हूं किसी को रिकॉग्नाइज करने वाला? मैं एक इंडिविजुअल हूं। मैं इंडिविजुअल हूं, जिसको देखेंगे वो रिकॉग्नाइज करेगा तो वो बन जाएंगे, नहीं तो उनको मार दिया तो वो मार गए। ठीक है हमारे इसलिए ये साथ जी। जनता को फंसाने वाली बात है। अब हम कहें कि 75 की 71 की लड़ाई लगी थी, उसमें इतने हमारे मरे थे, इतने मरे थे, उनमें कौन से हीरो थे, कौन से नहीं हीरो थे? किसी के तो नाम भी नहीं लिखे गए। अभी हमारे 6 नौजवानों का पिछले साल वो संदूर लड़ाई हुई थी, उसमें 6 जवानों को तो नाम ही नहीं आए थे कि वो हीरो है। ये तो सरकारों की चालें हैं जी। आप हमें समझने की जरूरत है कि अमन कैसे हो, अमन अमन कैसे हो, और हम उस अमन को मेंटेन कैसे कर पाए। सारी इकाइयां जम्मू कश्मीर की रहने वाली एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, को एग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, ये आइडेंटिटीज अगर नहीं करेंगी तो हमारा हाल यही रहेगा। मुझे मुझे जो पॉलिटिक्स की समझ लगी है 78 साल की उम्र में, आई हैव अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन। दे वांट टू बी कंकर टू द अदर्स विद द sword of gun or gun। वो तो प्यार वाली तो बात हुई नहीं, कोई भी एक भी बात नहीं होती प्यार वाली। अभी हमने एक लाइटर लिखा था कि प्यार से बात करो, तो हमारे पर पीछे पड़ गए। मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान अपना है, इसे बात कर लेनी चाहिए। हसबोले ने कहा बात कर लेनी चाहिए। अभी एक और ने कहा वो बात कर लेनी चाहिए। तो उसको कोई नहीं पूछेगा, जनता को पूछेंगे कि तू, तेरे पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि हमारी ताकत के सामने बोल पड़े। ये दरअसल नहीं, नहीं सर, ये डेमोक्रेसी इसमें का जनाजा निकल चुका है, जमहूरियत का जनाजा निकला हुआ है। डंडे से चला रहे हैं। जिसको कहते हैं तू आगे बढ़, वो आगे बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं तू पीछे चल, वो पीछे चला जाता है। बस ठीक है सर। हुकूमत उनकी मर्जी से चलनी चाहिए। जितनी भी है चल रही है, ये हमें, हमारे लिए जो मौत है वो है ही है, लेकिन जितनी चल रही है हम सहन कर रहे हैं। और क्या करेंगे हम? हमें ठीक कौन है सा सर। डेमो का 21वीं सेंचुरी खत्म होने वाली है और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तो हम जहां पर डीसी भी हमारे हमसे बात करने को तैयार नहीं है। वीडियो कोई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने तो काम में पैसे देने हैं, या जहां पर जनता से तो बात करने की किसी को जरूरत ही नहीं समझी जाती है। तो हीरो हमें क्या ढूंढ रहे हैं? हमें क्यों ढूंढ रहे हैं हीरो? ढूंढते रहे, जो जिसको ढूंढ रहे होंगे। जिसने लिखवाए हैं वही खुश है, जिसने लिखवाए हैं वही खुश है, जिसने छपवाए हैं वही खुश है, जिसने बंटवाए हैं वही खुश है। 3 आदमी है इसमें। वो जो 3 आदमी है, बंटवाने ठीक है। वाले, लिखवाने वाले, छिपाने वाले, और जिन्होंने बंटवाए वो तीनों खुश है, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर लिया। जो लड़ाई डलवानी है, आपने बहस छुड़वाई है, हम भी बहस कर रहे हैं। हमारी बहस शुरू हो गई अब कि हीरो की तलाश करेंगे। अब एक साल, एक ये साल तो हमारा जो 2026 चल रहा है, इसी बहस में गुजर जाएगा। हमें कोई जरूरत नहीं बजट की, कोई जरूरत नहीं नौकरियों की, कोई जी। जरूरत नहीं। हमें इसी में बहस रहेगी कि ये ठीक है या वो ठीक है, ठीक है सर, ये अच्छा मैं है करता हूँ रुक या सर वो अच्छा। दोबारा आपका। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक आपको दोबारा, मैं रुक करूँगा नम्रता मैम का। नम्रता मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो आप ही से मैं जानूंगा आप कि
आप किस तरह से देख रहे हैं इन चीज़ों को? क्या जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, जो हमारा युवा है ये चीज़ें पढ़ेगा किताबों के अंदर, शहीद ए आज़म, शहीद मकबूल भट्ट? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह का इंसिडेंट आज देखने को मिला है, और ये जो किताबों के अंदर सईद अली शाह गिलानी और इन सबको एक हीरोइक पिक्चराइज किया गया है उन बुक्स के अंदर, और वो बुक्स छप जाती हैं और पहुंच भी जाती हैं स्कूल्स के अंदर, और आज फिर उन्हें वहां से वापसी की तैयारी की जा रही है, और 8 लोग मैंने सुना है कि उसमें इन्होंने सस्पेंड भी किए हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें तो हमें ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना चाहिए कि शुरू कहाँ से हुआ। अब ये तो सिर्फ स्केपगोट्स हैं जिनको आपने पकड़ा है, लेकिन असली मुद्दा तो ये शुरू होता है कि इनको लिखवाया किसने, और ये कहाँ से प्रिंट होके आए, कैसे ये प्रिंट हो गए, और वेट किसने किया। एक्शन तो उनपे होना चाहिए जिन्होंने इनको वेट किया। वेट के बिना तो नहीं हुआ होगा, और किसकी डायरेक्शन भी ये सब कुछ लिखवाया गया उनको, ऐसी पिक्चराइजेशन और इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब आप सोचिए ना। तो ये सब चीजें, लेकिन ये दौर शुरू कब से हुआ है? ये दौर शुरू हुआ है 2014 के बाद से, जब से एनसीईआरटी और विभिन्न चीजों के साथ हमने खिलवाड़ शुरू कर दिया। तो यहाँ की सरकार ने भी उसको अपनी तरफ से सेंट्रल लीडरशिप से कहीं मुझे लगता है इंस्पायर होकर इस तरह से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आज मैंने तो सुना नहीं अभी भाजपा के प्रवक्ता मुझसे पहले क्या बोले होंगे, क्योंकि वो पहले से आपसे जुड़ रखे हैं। मैं उनसे भी आज एक चीज जानना चाहती हूँ। हमने चीख चीख के कहा कि जम्मूएत जैसा नाम का यूज यूनिवर्सिटी के अंदर किया जा रहा है, बीजेपी चुप रहती है। एलओपी सुनील शर्मा जो मुझे लगता है कि असेंबली के अंदर ऊंचा ऊंचा उछल के कह रहे थे कि हम ऐसे किसी रीजन्स को नहीं मानते, जम्मू एज अ वन है। वहां तो जम्मूएत, और वहां स्पेसिफिकली जब पीर पंचायत चिनाब वैली शब्दावली का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया, तमाम भाजपा के नेता चुप रहे। उसके बाद आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ताजुद्दीन नाम के एक ताजुद्दीन भट्ट जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने तो भगत सिंह को ही टेररिस्ट कह दिया था। उनको भगत सिंह को टेररिस्ट कह दिया था, और आज तक वो ताजुद्दीन भट्ट साहब यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। और उनको मेंटेन कैसे किया गया, उनको रिस्टोर कैसे किया गया, रिस्टेन कैसे किया गया था? क्योंकि आरएसएस के ही एक बहुत बड़े कार्यकर्ता जो थे वो उनको आरएसएस हेडक्वार्टर लेके गए, और उनको वहां से उनको क्लीन चिट मिल गई और वो रिइंस्टेट हो गए यूनिवर्सिटी के अंदर। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स तो देखिए। जहां इनको लगता है कि आज देखिए, ये बीजेपी की आज मुश्किलातें ये है कि भाजपा चाहती है अपने आप को क्लीन चिट करके बाहर निकलना, और भाजपा चाहती है कि वो प्रूव कर ले कि हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। कांग्रेस को ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, हमें प्रूफ नहीं करना है ना। तो मैं आज ये बताना, मैं आज भाजपा के जो प्रवक्ता यहाँ हैं, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि आज तो बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी के लिए ये चीजें कह रहे हैं कि वहां पे भी तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं, वहां जमीयत नाम के शब्द के साथ प्रचार किया गया और एक प्रोग्राम किया गया, फिर मुझे लगता है कि तमाम चीजें और हुई, ये जो मैंने आपके सामने अभी प्रोफेसर का नाम लिया ये हुआ, और बहुत सारी चीजें जो यूनिवर्सिटी के अंदर घट रही हैं, उसमें क्यों नहीं ये? और एक प्रोफेसर, वो जो एक सरेंडर्ड मिलिटेंट के ब्रदर हैं, वो आज की डेट में जो हमारे यहाँ पे एलजी साहब के जो द्वारा लगाए गए वीसी साहब हैं यूनिवर्सिटी के, उनके तो वो कार्य आज करता रहता है सब। तो ऐसी चीजें सिर्फ यहाँ नहीं देखने को मिल रही हैं, तमाम जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश किया जा रही है, उसको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के जरूरत की वेपनाइज किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को। इसको ऑन द होल उसकी ओवरऑलिंग की जरूरत है बहुत। इस फिर से मैं कहना चाहती हूँ, ये जो घटना घटी है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे मोटे लोगों को पकड़ के सिर्फ क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, बल्कि पता करना चाहिए कि इसका सूत्रधार कौन है और ये कहां से शुरू हुआ, ये किस साजिश के तहत ऐसा लिखा गया। इसमें खाली कुछ लोगों को पकड़ लेने से बात नहीं बनेगी। हु मेड देम राइट सच अ स्टोरी, हु मेड देम राइट सच मतलब ये जो सब इलस्ट्रेट किया गया है इसके अंदर, जो उनको हीरोइक बनाने की कोशिश की गई और उनको बताने की कोशिश की गई है, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पे तो उनको होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो बड़े सूरतें हैं उनको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, ताकि नेशनल जो हीरोज हैं उन्हीं की बात की जा सके और उन्हीं को पढ़ाना। लेकिन मुझे लगता है रोज जो हम करिकुलम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो जब हम देखते हैं, पहले हमने देखा एनसीईआरटी के साथ 8वीं कक्षा में क्या क्या पढ़ाने की कोशिश है, 5वीं कक्षा में क्या पढ़ाने की कोशिश है, तो जब हम यहाँ के लोग भी उससे मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो रही है जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, और वही इसी इंस्पिरेशन के तहत उन्होंने ये इतना गलत
जो एक करिकुलम के अंदर ऐड करने की कोशिश की, इसको तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई सिर्फ इन लोगों पे नहीं होनी चाहिए बल्कि उन पे होनी चाहिए जिन्होंने ये करवाया और जो साजिश करता है इसके पीछे के, जिनकी मानसिकता ऐसी है, जो कहते हैं कि कश्मीर इज इंडियन ऑक्युपाइड टेरिटरी। तो इट इज, मुझे लगता है ये बहुत घातक है। और उसके पीछे की मंशा तो आप सब जानते हैं कि क्या रही होगी इस सब चीजों को लिखाने के लिए। जी लेकिन ये इसी तरह से नहीं आ जाया करता। आप मुझे बताइए ना कि इसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो आप, मैं आपसे आज जानना चाहती हूँ कि भगत सिंह क्या टेररिस्ट थे? तो आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ताजुद्दीन भट्ट साहब पे? क्योंकि वहां जो वीसी हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब द्वारा, और एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जो अपॉइंट किए गए हैं, अगर वो बोलेंगे तो बीजेपी के तमाम नेताओं पे गाज गिर जाएगी। तो इसीलिए बीजेपी का नेता कोई भी एलजी साहब के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। एलजी ठीक साहब है। के खिलाफ, वीसी साहब के खिलाफ बोलना मतलब एलजी साहब के खिलाफ बोलना। तो ये जो पिक एंड चूज की पॉलिसी है कि ये हमें सूट करता है नैरेटिव, यहाँ हम बोलेंगे, यहाँ हमें सूट नहीं करता, ये हम नहीं बोलेंगे, ये जो है यही माइंडसेट आज भारत को खराब कर रहा है और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत घातक है। ठीक है, मैं विक्रम सर का रुख करता हूँ। सर, किस तरह रखते हैं आप इन सब बातों का जवाब? क्या भाजपा का पक्ष है? और सर, एक बात आपने जिस तरह रखी, मतलब जी जो 8 लोग सस्पेंड हुए हैं, वैसे एक्शन तो स्टेट गवर्नमेंट का बनता था करना, और एलजी साहब ने पहले एक्शन ले लिया। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? और अभी तक कोई खास रिएक्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का आया भी नहीं है। देखिए साहिल जी, नम्रता जी ने सरकार के स्टैंड को साफ करा क्योंकि ये सरकार का हिस्सा है। तो ये कांग्रेस पार्टी इस सरकार का हिस्सा, अभी कल ही इनके प्रेसिडेंट जो जो करा साहब हैं वो कहीं कह रहे थे कि हम मंत्री कांग्रेस के शामिल करने के लिए एक्सपेंशन में बात चल रही है। तो ये सरकार का हिस्सा है। जब ये कांग्रेस बोलती है तो जम्मू कश्मीर सरकार का हिस्सा होके बोलती है, तो वो उनके लिए मजबूरी है कि वो ज्यादा क्रिटिसाइज उनको अपनी सरकार को कैसे करेंगी, क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। ये सरकार ने किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ, ये केंद्र की तरफ से किताबें छपके नहीं आई हैं। ये किताबें समग्र शिक्षा अभियान, सरकार, भारत सरकार का पैसा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने मिलके जो चल रही है, जो एक कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उसकी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा के नाक के नीचे ये किताबें आती हैं, छपती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसीलिए बार बार ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आप देखिए कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो कहां से आते हैं। जो मटेरियल। आज कांग्रेस के 6 या 7 एमएलए हैं वो भी उसी घाटी से आते हैं। उनकी सोच जो है, जो सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वही सोच वो भी शेयर करते हैं। और इसीलिए कांग्रेस और नेशनल, आज तक इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस ओपनली अपने आप को इस सरकार से अलग नहीं हो पाई, कर पाई ना। इनकी लीडरशिप ने ये वाजे किया कि ये सरकार का हिस्सा है कि नहीं है, पर ये सरकार का हिस्सा है ऐसा माना जाता है। और जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। और जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इतनी बड़ी कोताही होना, ये जो एक इतनी बड़ा देश के खिलाफ एक एजेंडा और एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करना, और जो 370 और 35A के जाने के बाद हालात जम्मू कश्मीर में बदले और वो कंट्रोल में आए, उसको विशिएट करने की कोशिश करना, उसको खराब करने की कोशिश करना। देखिए खजूरिया साहब एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यही बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की रही है कि यहाँ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू भी है जो अपने आज भी मानने को तैयार नहीं है कि मकबूल भट्ट टेररिस्ट था कि नहीं था। वो कह रहे हैं कि उनको आजादी है कि वो एक सोच को चलाएं। इसी सोच के चलते आज जो जम्मू कश्मीर में हालात बने थे, इन्हीं सोचों के चलते थे। ये जो सो कॉल्ड सूडो लिबरलिस्ट रहे हैं, जिन्होंने देश को पीछे रखा है और जिन्होंने पहले बात इस सोच, जो अपनी अपनी सोचों की बात की है। आप देखिए जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने, और अटल बिहारी वाजपेयी ने, और तमाम प्रधानमंत्रियों ने, इवन यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने भी बात करने की कोशिश की और एक अच्छे रिलेशन पाकिस्तान से बने इसकी कोशिश करते रहे। पर हुआ क्या, हर बात के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक धोखा मिला, पीठ में छुरा घोंपा, लोगों को मारा गया, चाहे पठानकोट किया गया, चाहे पहलगाम किया गया, चाहे आज तक भी आप देखेंगे। मैं आपको पहले भी कहा कि इसकी तार आपको आईएसआई से जुड़े मिलेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी एक तरह का आतंकवाद है। दिस टेररिज्म, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेररिज्म कि आप इंडोक्ट्रिनेट करिए उन लोगों, बच्चों के दिमागों को, उनकी सोच को इतना खराब कीजिए कि वो सैयद अली शाह गिलानी को भी हीरो माने, वो मसरत आलम को भी हीरो माने, वो मकबूल भट्ट को भी हीरो माने, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ी।
ये बात भगत सिंह की करते हैं। भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हिंदुस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ी थी अपनी सरकार के खिलाफ। यहाँ पे ट्रीजन हुआ, इन सब लोगों ने, मकबूल भट्ट को जिसलिए फांसी दी गई, वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो वो ट्रीजन था उसके लिए फांसी दी गई। तो आप इनको हीरो बनाएंगे? एक जो इकोसिस्टम काम कर रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको, उसके तहत वो अपनी जड़ें, उसकी कितनी ताकतवर जड़ें आप ये समझ सकते हैं। और किस तरह से ये सरकार, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार किस तरह से चुप्पी साधे बैठी है अभी तक। एक भी बयान एजुकेशन मिनिस्टर, जो इस कोलिशन गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्टर का, अभी तक नहीं आया है। और अगर आज कांग्रेस इस सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है आपके टीवी चैनल पे, तो उनको जवाब देना चाहिए कि कैसे ये छपी किताब, कहां थी एजुकेशन मिनिस्टर, कैसे ये स्कूलों तक पहुंच गई किताब। तो इसकी जवाबदेही जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो कोलिशन सरकार है, इससे जम्मू कश्मीर के लोग मांगेंगे। और उसको, उनको जवाब देना होगा कि वो एक, आज इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर जो कुछ गलती कर गया है, या किसी ने गलती, अगर उसने गलती की होगी तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम उसके हक में नहीं है कि उसको बचाया जाए। पर अगर आज इनकी सरकार ने ये किताब छापी है, तो एक कोलिशन मेंबर होने के नाते नम्रता जी को जवाब देना चाहिए कि ये कैसे छपी, कैसे लोगों तक पहुंची, क्योंकि ये सरकार का हिस्सा है। और जो इनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतने लोग मुलविस थे उसके अंदर, वो उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और इवन चीफ मिनिस्टर को भी जवाब देना चाहिए इस कोलिशन का करा, और कांग्रेस की नेतृत्व को भी जवाब देना चाहिए कि कैसे ये किताब स्कूलों तक पहुंची और ये छप गई। जी बिल्कुल, मैं करता हूँ रुक नम्रता मैम आपका, पहले मैं आईडी गुजरिया सर का रुक कर लेता हूँ, उसमें आपके पास आता हूँ। जवाब है आपसे लेने के लिए बहुत। आईडी गुजरिया सर, आपको क्या लगता है, जी आपकी पार्टी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में ऐसे विवादित स्थितियां से बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तरीका पहले यह है कि हिंदुस्तान का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको कैबिनेट से निकालना चाहिए था। सर अब आप अगर हिंदुस्तान वो का निकलता तो बोल जहां का रहे हैं, एजुकेशन स्टेट मिनिस्टर भी गवर्नमेंट पे जाता। आ जाएंगे ना सर, बात सुन स्टेट लो, गवर्नमेंट की ना जनाब, रिस्पांसिबिलिटी है मुझे सर। टाइम दिया था, मुझे टाइम दे दो। दे मैं रहा हूं कहता सर। हूँ अगर वो निकल जाता ना, तो रियासत का चीफ एजुकेशन मिनिस्टर भी उसी दिन निकल जाता। लेकिन अगर वो बचकर रह सकता है तो ये भी बचकर रह जाएंगे। एक चोर को छुपाने के लिए अगर मणिपुर आप पीस नहीं लाओगे, अब नागालैंड में पीस नहीं लाओगे, 5 स्टेटें जलती रहेंगी, तो इसको भी जलाना शुरू कर दो, क्योंकि जो थोड़ी अब ठीक चल रही है। दरअसल सरकार अपनी गलतियां क्यों नहीं मानती है? और हर डेमोक्रेसी में ये लिखा हुआ है कि जो सरकार अपने पॉलिसीज के मुताबिक नहीं चलती है, उसे अपना रिव्यू करना चाहिए कि मैं नहीं कर पाया रिव्यू, मैं नहीं चल पाए ऐसा। तो जम्मू कश्मीर को मार मार कर रखने से थोड़ा कोई फायदा होगा? तो स्टेट कितना गवर्नमेंट नहीं मारोगे? चल पा रही ना, फिर आपका कहने का मतलब यही है नहीं ना? चल रही तो निकालो बाहर। क्यों रखी है वो? अभी जाएंगे वो मिलने के लिए बुलाया है शाह साहब ने, अभी जाएंगे और वो उनको हाथ पर सिर पर फेरेंगे और शाबाश शाबाश कहेंगे और ये फिर चल पड़ेंगे। हम तो कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक यूनिटरी से सिस्टम से हटकर फेडरलिज्म बनाया जाए ना, दिए जाओ ना लोगों को पावरें। लोगों को तो बोलने का अधिकार नहीं है। डीसी तो बाहर अंदर कमरे के नहीं जाने देता, हमें कभी नहीं जाने देता। वो बोलता आपको काम क्या है, आपका चुना हुआ नुमाइंदा है, वो हमें सब कुछ सुना देता है। तो लोग क्या है, 60,000 70,000 जो लोग हैं वो है क्या? वो उन्हें एक बार वोट डालना है बस, उसके बाद नहीं जाना, उनकी राय नहीं पूछनी। कहां पूछी हमारी राय? किसने पूछी? पंचायतें बनी, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनी, कोई सिस्टम बनाया गया है कि लोगों की पावर को बीच में शामिल किया जाए? जब तक पावर लोगों के हाथों में नहीं आएगी तो लोग इस पावर को चलाएंगे कैसे? ये स्टेट कैसे चल रही है? ये तानाशाही है, पूरे देश में तानाशाही है, रियासतों में तानाशाही है। वो अब मैं और इसके बीच नहीं जाना चाहता कि कितने लोग खरीदे जाते हैं, कितने बेचे जाते हैं, कितने काटे जाते हैं। इधर भी काटना बांटना शुरू हो गया है, SIR आ गया है। अब काले पीले जहां भी दिखाई देंगे, बहुत दिखाई देंगे, बहुत वोट बन रहा है। ये मैं बाद में बात करूंगा, कभी वोट वाली बात चली तो। क्या हो रहा है? इसको गहराई से सोचो। बीइंग ए सिटीजन ऑफ साइल, as intellectual, we should think over our whole of the system, that how the J&K has suffered for the last 78 years and how much we have to suffer for the future for our next generations. कैसे जिएंगे ये जनरेशन हमारी? लोग तो रात को
12 12 बजे तक उसमें चलते रहते हैं मेट्रो में। हमारे वाले रात को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। 740 किलोमीटर बॉर्डर हमारा है, लाइन ऑफ कंट्रोल। वो कहाँ निकलेंगे बाहर? कब बनेंगे वो डीसी और आईपीएस? वो नहीं बन सकते। कोई बड़ी मुश्किल से निकल जाएगा एक तो जाएगा। हमें तो कोचिंग सेंटर ढूंढने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्या है हमारी एजुकेशन? और ऊपर से फिर साजिशें रची जा रही हैं। लोगों को पूछो हीरो कौन है, हीरो के खिलाफ कौन है, दूसरा कौन है। जो जनता की सेवा करता है वो हीरो है, और जो जनता को दबाता है, कुचलता है, मारता है, तड़पाता है, वो एंटी पीपल है। सीधी सीधी बात है जी। हम किससे फैसला करें? किताबों से फैसला करें। इस वक्त किताबें पढ़ी हैं हमने बहुत। महात्मा आजादी की लड़ाई 1857 से लेकर पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ते 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 हीरो को मानते मानते जहां तक आए। और अब 14 से और एक नई सरकार आई है, वो कहते हैं आजादी 14 से मिली है। चलो 14 से ही मिली तो हमें तो मिल जाती 14 से ही। पीछे वाली तो कैंसिल हो गई सारी, ये वाली मिल जाती हमें। वाजपेयी तो कह गए थे पड़ोसी नहीं बदले जाते हैं, दोस्त तो बदले जा सकते हैं। वो बातें ही सिर्फ रही, लगाई में ही रह गई वो। धन्यवाद। ठीक है सर। नम्रता मैम, किस तरह देखते हैं? बहुत से आरोप लगा रहे हैं आईडी खुजरिया साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट तो लगा रहे हैं पर उनका कोई जिक्र नहीं है, पर स्टेट गवर्नमेंट में भी खास तौर पर आरोप ही लग रहे हैं। और क्या वाकई पिछले 78 साल से जम्मू कश्मीर जो वो भुगत रहा है? देखिए, अगर 78 साल से भुगत रहा है, खजूरिया साहब कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा भी हुआ जो ये पढ़ लिख के आज यहाँ इस काबिल हुए कि इस डिबेट पे बात कर रहे हैं। तो ये पिछले दौर का ही नतीजा था कि हमने पढ़े लिखे लोगों को भी यहाँ बनाया, यूनिवर्सिटीज बनी। आज हम इसरो की बात करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि फलाने का सीईओ इंडियन है। तो वो इंडियन जो बना वो इन्हीं आईआईएम से बना जो कांग्रेस ने बनाई थी, और आईआईटी से बन के निकले। तो ये सिर्फ एक इल्जाम तराशी जो सीखी जा रही है केंद्र द्वारा, ये एक उसका नतीजा है। लेकिन मैं बहुत ध्यान से भाजपा के प्रवक्ता को, विक्रम जी को सुन रही थी। वो कह रहे थे नम्रता जी कह रही हैं, और नम्रता जी क्योंकि इस एनसी का हिस्सा है, एनसी का हिस्सा है, तो ये इस कारण बोल रही हैं। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि हमने हमेशा कहा कि हमने सिर्फ उनको प्रिंसिपल सपोर्ट दी है टू कीप द कॉमनल फोर्सेस आउट। और ये मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर को पता है। हम सरकार का हिस्सा इसीलिए नहीं बने क्योंकि हमने कहा कि हमें जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती, हम स्टेटहुड के बाद ही सरकार का हिस्सा बनना में शामिल होंगे। और ये बात सबको वाजिया है। और ये अब बता रहे थे कि 6 से 7 लोग जो चुन के आए हैं वो सब कश्मीर वैली से हैं, और कश्मीर वैली का माइंडसेट वैसा है। तो फिर आप इतनी देर से इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं वहां पे? आप कहते हैं कि आपने लाल चौक बिल्कुल वहां पे नेशनलिस्ट बना दिया है, वहां के लोग अब नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ से आप ये वहां आर्गुमेंट देते हैं, और आज आप कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग जो हैं वो उसी सेंटिमेंट के साथ हैं। तो आप कंट्रारी स्टेटमेंट दे रहे हैं। या तो आप सिर्फ कांग्रेस को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो आप याद रखिए कि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जिसने अपने खून दे के, मुझे लगता है भारत को, भारत मैं के आपको साथ इसको करेक्ट कर दूं एक बात पे। मैंने जो कहा वो ये था कि वो जो जिस तरह से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई। आप इस शो पे आए हैं, कांग्रेस लीडरशिप स्टेटमेंट की कांग्रेस ने कोई दे दी स्टेट है, नहीं आई अभी तक, कांग्रेस ने और स्टेटमेंट दे दी है, उनको ऑफिशियल दे शुड हैव स्टेटमेंट आ गई पुल्ड है। आउट फ्रॉम दिस कोalition। इस कांग्रेस बात पे आपको समर्थन जो है वो वापस देना चाहिए। आप टेक्निकली किस सरकार का हिस्सा हैं, और आप जो भी बोलती हैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं इसी सरकार की जस्टिफिकेशन होती है। तो कैसे या तो आप जस्टिफिकेशन इस होती है? सरकार में से मेरे को निकले। लगता है कि, मुझे लगता है विक्रम जी, अभी आप तो अभी पढ़े लिखे, इंडिया अलायंस की आप तो एक आपकी पढ़े लिखे नेता हैं और स्पोक्स इंडिया पर्सन है। अलायंस मैंने की तो आपके मीटिंग, सामने सारी बात खुल के उमर रखी कि इट अब्दुल्ला इज वेरी साहब, अनफॉर्चुनेट। आपको कहां से लगा कि हम उसको डिफेंड कर रहे हैं? इंडिया तो वी अलायंस की हैव, मीटिंग में कांग्रेस हैज उमर इट्स अब्दुल्ला साहब आइडियोलॉजी। बैठे थे राहुल गांधी जी के साथ। आपकी जो सरकार, आप अगर इस टीवी के मन से बोल दें कि आप इस सरकार का हिस्सा नहीं है, आप कोalition में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, ये आप नहीं बोल सकती। आपकी अपनी देखिए, मजबूरियां हैं, क्योंकि दिल्ली से आपको जो डायरेक्शन आएगी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और दिल्ली के मुताबिक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मुझे अलायंस जम्मू लगता है यू कश्मीर गॉट में द है। सफिशिएंट टाइम टू तो स्पीक विक्रम जी। नहीं, मैं सिर्फ लेट मी इसको, कीप माय व्यू पॉइंट। आप बिल्कुल, लेट मी कीप माय ऑन व्यू पॉइंट। फिर आप बोलिएगा, आपका पूरा हक बनता है कि आप नहीं नहीं, आप मुझे बोले 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 कंट्राडिक्ट बोले। करें और आप उस पर बात करें। मैं आपको मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपका इतना इस तरह का विजन क्यों है कि आपका सिर्फ दायरा आज एनसीईआरटी पे आके या स्टेट बोर्ड पे आके रुक गया है।
तो क्या यूनिवर्सिटी वो लोगों को नहीं पढ़ाती? और वहां से जो लोग निकलते हैं वो मुझे लगता है अपनी अपनी चीज में मास्टर्स होने के लिए निकलते हैं। वहां के एक प्रोफेसर, मैं आपको बता रही हूँ, ताजुद्दीन भट्ट, जिन्होंने भगत सिंह जैसे देशभक्त को, जिन्होंने फांसी पे चढ़ना स्वीकार कर लिया अंग्रेजों के खिलाफ, उनको मिलिटेंट कहा, टेररिस्ट कहा, और आज भी वो वहीं पे हैं। तो उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो तो जंग लड़ी थी उन्होंने भारत के लिए, तब वो तो सब जानते हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों इस हिसाब ने एक्शन नहीं लिया और क्यों बीजेपी चुप रही? मैं तो यही जानना चाहती हूँ ना कि बीजेपी का आउटरीच हमेशा सिलेक्टिव क्यों होता है? आप क्यों अपने मनचाहे तरीके से चीजों को जानना चाहते हैं और मनचाहे तरीके से नेशनलिज्म को मोड़ना चाहते हैं? हमें साबित थोड़ी ना करना है हम नेशनलिस्ट हैं। आपकी जमात ने तो झंडा भी नहीं लगाया था भारत का कितने सालों तक। तो ये सब चीजें हैं। नेशनलिज्म कैन नॉट बी सिलेक्टिव ऑन सर्टेन इश्यूज एंड कम आउट ऑफ व्यू जस्ट लाइक दैट। लेकिन मुझे लगता है जो अंदर जज्बे हैं, जज्बात हैं, और आप कांग्रेस को कह रहे हैं हमने तो इंडिया संगठन इसलिए बनाया है ताकि भाजपा, जो आज देश की पढ़ाई पे आपने धर्मेंद्र प्रधान जैसे को बिठा रखा है, जिसने पेपर लीक की जबरदस्त घटनाएं बढ़ा दी और लोग, बच्चे आके आज सड़कों पे उसकी सस्पेंशन का मांग रहे हैं, लेकिन आप उसे सस्पेंड नहीं करते। आपके पेट्रोलियम मंत्री जो हरदीप पुरी जी हैं, कैसे उन पे आरोप लगे हैं, वो सस्पेंड नहीं होते। नितिन गडकरी जी आपकी और मेरी गाड़ियों को खा रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन मैं फिर से आपको यही कहूंगी कि बातें सिर्फ आप तब करते हैं जब उंगलियां दूसरों की तरफ जाए। जो 4 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं तो भाजपा उस पर कुछ भी सफाई नहीं देती। फिर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके ही एलओपी, मुझे लगता है असेंबली में सबसे ज्यादा, जब पीर पंचाल का इशू उठा था तो बोला था कि पीर पंचाल जैसा कोई रीजन नहीं है। फिर जब जमुई पे पीर पंचाल पे वहां डिस्कशन रखी गई, चनाब वैली, पीर पंचाल और 5 ऐसे रीजन जिनको उन्होंने स्पेसिफाई किया और जम्मू रीजन को डिवाइड करने की बात की, तब क्यों बीजेपी चुप रही? आप लोग इतना सोच सोच के कैसे आते हैं? फिर उसके बाद जिना जैसे चैप्टर को जब एनरोल किया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, आप चुप रहे, शांत रहे। आप मुझे बताइए ना, जिना को भी तो पढ़ाने के लिए और उसको ग्लोरीफाई करने की बात की गई थी। आप ही के एक नेता ने जिना को तब मोस्ट सेकुलर नेता कहा था। तो आप तो, मुझे लगता है भाजपा तो हक ही नहीं रखती किसी चीज पे बोलने का। और ये जो तमाम मकबूल भट्ट, मसरत आलम, तमाम टेररिस्ट के नाम ले रहे थे, आपके ही जब नेता डिप्टी सीएम थे, आपको याद है उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें पता होता कि वो अंदर है तो हम शायद अटैक ही नहीं करते। वो डिप्टी सीएम रहे थे आपके। तो इस तरह की तमाम जो घटनाएं आपके दौर में हुई हैं, और अभी भी देखिए, आज भी हम किस पे इल्जाम तराशी करें? क्योंकि आज आपने जो ड्यूल सिस्टम की सरकार यहाँ बना रखी है, हमें तो पता ही नहीं लगता कि ये एलजी करवा रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है। आप तो सिर्फ मीठा मीठा खाना चाहते हैं और कोड़ा कोड़ा फेंकना चाहते हैं, जिसको डोगरी में कहते हैं मीठा मीठा अड़ा पोते कोड़ा कोड़ा छू। तो वही बात है। लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इसको यूटी बना के रख दिया है और एक ड्यूल कंट्रोल है। फुटबॉल की तरह आप जनता को एक वोट से दूसरी तरफ लड़ना चाह रहे हैं। आप, जनता परेशान है कि वो किसको कहे, नौकरी के लिए बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आए ना आए, भाजपा का सब कुछ चल रहा है। भाजपा के अंदर भाजपा के कार्यालय अच्छे से रन हो रहे हैं, भाजपा के लिए बाकी सब चीजें अच्छे से हो रही हैं। तो भाजपा को आज समझने की जरूरत है कि जब देश का युवा, जिसको आपने कॉकरोच तक बुलवा दिया है, वो आज परेशान है महाराज। वो आपकी शिक्षा प्रणाली से परेशान है, वो आपके देखिए, आप क्यों नहीं चाहते कि साहब मैं वहां तक पहुंचूं? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, आप मुझे साहिल जी, इसमें अनफॉर्चुनेट क्या है कि ये डिफेंड कर रही हैं, मैं वही आपको बोल रहा हूँ ना ये समझ रहे, ये अपने एग्जाम्पल अपने लिए सुन लेते हैं। मुझे लगता है आपकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा विक्रम जी। मैंने डिफेंड कर रही, ये डिफेंड कांग्रेस की सबसे बड़ी। आता हूँ, एक मिनट दे दो नम्रता, मैं को 1 मिनट दे दो। किस बात से आपको लगा कि मैं, आप मुझे एक बात बताइए ना, कहाँ से आपको लगा कि मैं डिफेंड कर रही हूँ? मैंने तो ये कहा, मुझे तो पूरा करते दीजिए जी। आपने तो सिर्फ, आपने तो उनको बचाने की कोशिश की जो ऊपर है। आपने जो असली गुनहगार हैं उनको करिए ना सस्पेंड। आज नुसरत गुल के लिए क्या बात चल रही है, आप उसमें नहीं पूछते हैं एलजी साहब से कि आपने उसको कैसे प्रमोट कर दिया और केएस कैडर दे दिया एक 6000 कंसोलिडेटेड सैलरी लेने वाली को। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने कहीं डिफेंड नहीं किया और हमारा स्टैंड क्लियर है कि जिससे भी ऐसी एक्टिविटी की है उसको आप सजा दीजिए। वन वे ट्रैफिक कैसे चलेगा ऐसे? नहीं, आप बोलिए, अब मैं नहीं बोलूंगी, अब मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलिए, आप बोलिए। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए नम्रता जी की
मजबूरी है, बिकॉज वो उन्होंने अपनी कहावत अपने ऊपर ही लगा दी कि मीठा मीठा हम खा लेंगे और जो कड़वा उसको थूक देंगे। यही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition में हो रहा है कि ये मीठा मीठा कांग्रेस खाना चाहती है और जो कड़वा उसको थूकना चाहती है। अब ये कोalition को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, रिजेक्ट भी नहीं करना चाहते, सरकार का ये हिस्सा है। जब इलेक्शन आज के दौर में भी इंडिया अलायंस की मीटिंग में उमर अब्दुल्ला पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने जंतर मंतर पे जो स्टेटहुड मांगने जा रहे हैं, उसकी डिमांड रखने जा रहे हैं, वहां भी इनको अब चाहे लेट ही इनवाइट किया है। और ये आज भी जो इतना ये इसको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस ना। आप जिस बात जो एग्जांपल दे रही हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर ये बात है जो हुई है आपकी सरकार में। और आपकी सरकार में एक ऐसी किताब निकल के आई है जिसमें कि जो कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ जो लोग लड़े, जिन्होंने पाकिस्तान की बात की, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक ऑक्यूपेशनल फोर्स दिखाया है और तमाम तरह की चीजें जिसमें मुझे दिखाई साहिल गई जी समय चाहिए हैं। 2 और मिनट का। उस सरकार में वो एक सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, उसके नाक के नीचे से हिंदुस्तान के खिलाफ एक जंग का ऐलान हुआ है एक तरह से। दिस इज ट्रीजन। ये देशद्रोह का बिल्कुल मामला ये जो है ट्रीजन है, ये शायद होगा। देशद्रोह का मामला है, मैं इनसे देशद्रोह का एग्री करती मामला हूँ मैं आता हूँ, 100% एक मिनट दे दूंगा मैं 100%। आपको, कोई बात नहीं, दे दूंगा। एक सिंगुलर खत्म कर दूंगा। इंसिडेंट को बार बार मुझे जम्मू लगता यूनिवर्सिटी है के सबसे रिपीट लॉन्ग करने से टाइम बात तो नहीं मुझे होगा। लगता है बीजेपी को ही मिला होगा, मुझसे पहले भी ये बोले नहीं, होंगे। आपको मिला। अगर अगर एक कोई इंसिडेंट ऐसा जम्मू यूनिवर्सिटी में हुआ है, अगर वो निंदनीय है तो हम उसकी निंदा करेंगे, हम किसी को डिफेंड नहीं करेंगे। पर निंदा करने से कहां क्या से होगा, आप एक्शन किन करवाइए बातों ना। की बात करने के बाद आप इस तरह की बात करेंगे कि जो टॉपिक है, जो एक पूरी किताब डिस्ट्रीब्यूट हुई है स्कूलों में बच्चों के बीच में, उस पर बोलने के बजाय आप कहेंगे कि आपने एक प्रोफेसर जम्मू यूनिवर्सिटी का हुआ उसको आप कंपेयर करेंगे, आप जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप जस्टिफाई करने के बजाय उसकी निंदा कीजिए, क्योंकि निंदा करना आपके लिए मुश्किल है। आपकी भी कांग्रेस आधी कश्मीर बेस्ड पार्टी है और वहां पे कुछ लोग हैं जो इन लोगों को हीरो अपना मानते हैं। उन लोगों के लिए इनकी निंदा करना बहुत मुश्किल होगा। और आने वाले समय में साहिल जी आप देखना कि कितने लोग जो हैं इस चीज की, जो कांग्रेस में है, जो उस पार से हैं, वो उसकी निंदा करेंगे। ये मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। इसीलिए जम्मू के लोगों ने खुसूसन इस कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट किया और आज ये हालत है कि जम्मू में इनका एक भी विधायक नहीं है, जब कहीं ये यहाँ से सरकार बनाते थे। क्योंकि ऐसे मसलों पे जब देखा जाता है कि कांग्रेस की सरकार है, या तो ये आपकी आज सुबह वॉच कैसे ऐलान दिखती है कर दे, साहिल जी, कौन या सी तो घड़ी ये पहनते हैं आप? या तो ये मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं बात ऐलान करता कर हूँ, दे, आता हूँ। या तो ये ऐलान कर दें कि हम सरकार से बाहर जाते हैं। अगर उनकी इनकी सरकार में ऐसी एजुकेशन की किताबें छप रही हैं जो जम्मू का बच्चा बच्चा कल देखेगा और सुनेगा कि ये सरकार क्या लिटरेचर फीड कर रही है आने वाली जनरेशन को, जी। और उसकी जस्टिफिकेशन ये होगी कि आपने 2014 से करिकुलम बदला। तो जहां मुगलों को आप हीरो दिखाते थे, जहां इतने सालों से लेफ्ट की जो जो मुगलों ने नहीं किया वो हिस्टोरियंस आपकी थे, सरकार ने किया जनाब। वो राम हिस्टोरियंस जो मंदिर का थे, चंदा चोरी किया जो भाजपा लेफ्ट ने। के हिस्टोरियंस जो जो मुगल थे, नहीं कर सके मैं वो तो आता हूँ, भाजपा आता कर हूँ गई। आपको, एक मिनट दे दीजिए मैं अफसर को, मैं आता हूँ उनकी आपके पास। लेगेसी चलती रही, उसको तो बदलना जरूरी था। और हमको गर्व है कि हमने अपनी हिस्ट्री, जिसको तोड़ मरोड़ के इतने सालों अंग्रेजों के कहने पे दिखाया गया, उसको ठीक किया। और इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप वहां आपने 2014 में ठीक किया, आज अगर कश्मीर में कोई गिलानी को, मसरत आलम को हीरो बता रहा है तो बहुत वो उसके साथ इक्वेट कर देंगे आप। और अगर कांग्रेस में अब हो थोड़ी सी गया। भी जम्मू के लोगों के सेंटिमेंट के प्रति है तो कल ही इनको बोलना चाहिए हमारे सरकार से कोई लेना देना नहीं, विड्रॉ करनी चाहिए इस कोalition से कांग्रेस को। पर कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है सर जी। मैम जी विक्रम जी, बड़ी अच्छे से एक चीज उनकी जो मैं नोट कर रही थी, वो वो अभी बता रहे थे डिबेट में कि इसके तार आईएससी से जुड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि फिर होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए कि अगर इसके तार आईएससी से जुड़े हैं तो होम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं। मतलब इसके तार जुड़े हैं आईएसआई से, ये तो गंभीर आरोप है कि फिर हमारी यहाँ पे जो आज भी जो पूरी व्यवस्था है वो किस तरह से हमारे अंदर घुस के वो इस तरह का लिटरेचर भी छपवा लेते हैं। तो हमारा कहाँ है वो सारी सिक्योरिटी एजेंसीज, वो क्या कर रही हैं? तो ये तो खुद चैलेंजिंग है। बाकी ये हमें बता रहे थे कि कांग्रेस के लिए क्या मजबूरी है क्या मजबूरी नहीं है। कांग्रेस वो जमात है जनाब जिसने इस भारत को एक रखा और इसकी अखंडता और आजादी के लिए काम किया और इसको आजाद करवाया। आप क्या बताएंगे? और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि कश्मीर के लीडर्स की क्या मजबूरी होगी। मैंने कहा कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड
मुझे लगता है निकल चुका है। उन्होंने इसको कंडेम किया है और सरकार से कहा है कि इस पे आप अपना व्हाइट पेपर, आप, हाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके सामने कह रही हूँ कि ये सबसे सरकार तो आपकी है, अनफॉर्चुनेट है। कौन सी फिर सरकार से आपने, कहा है? देखिए सरकार हमारी कहाँ है, हमारा कौन सा मंत्री है उसके अंदर? तो हमने तो कहा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इन लोगों को ग्लोरीफाई करने की बात की जा रही है। ये तो बहुत, इसको जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन खाली निंदा नहीं, हम तो एक्शन भी डिमांड कर रहे हैं। हम तो ये मानते हैं इसके पीछे जो माइंडसेट है उसी को खत्म किया जाना चाहिए और कर्ब किया जाना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने छापा ओबराय प्रिंटर्स, वो थोड़ी जिम्मेवार है इसके लिए, वो भी जिम्मेवार नहीं है। जिन्होंने लिखा, जिसने लिखवाया, जिसका इसके पीछे दिमाग चला, जिम्मेवारी तो उसकी है। तो मुझे लगता है इसके पीछे हमें वहां तक पहुंचना चाहिए और इसको अगर हमें खत्म करना है तो इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। इससे ज्यादा तो कड़वे शब्द आपने भी नहीं कहे विक्रम जी, इससे ज्यादा कड़वा क्या हो सकता है? सरकार का हिस्सा वो होता है जो सरकार में कोई शामिल हो या पार्टिसिपेट करे। हम कोलिशन पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन को इसलिए बनाया गया था ताकि ऐसी ताकतों को रोका जा सके जिसमें हम कामयाब भी रहे। आप 240 पे आके रुक गए। अगर आप हम आज ना लाठियां पकड़ते और ना खरीद फरोख्त करते, ना आपके पास वॉशिंग मशीन होती, तो आप भी सरकार में उतनी कंफर्टेबल पोजीशन पे ना रहते। लेकिन आज आप मुगलों की बात कर रहे हैं कि मुगलों ने को डाला गया, मुगलों ने ये कर दिया था, मुगलों ने ये कर दिया था। मुगलों ने भी देश को इतना नहीं लूटा था। जो आपने राम मंदिर के अंदर जिस तरह से लूट मचाई, वो तो मुगलों ने भी नहीं लूटी थी, उस पर भी आप कुछ नहीं कहेंगे। तमाम चीजें, आपको मध्य आपके प्रदेश लीडर का तो राम मंदिर मुख्यमंत्री, गए ही नहीं अभी तक। आपके आपके लीडर मुख्यमंत्री, तो अभी तक राम मंदिर ही नहीं गए। हम आपके तरह कैमरा लेके नहीं आप जाते ना राम मंदिर जनाब। की दुहाइयां मत दे। हम कांग्रेस आपके पार्टी राम मंदिर की दुहाई मत राम दे। राम आपके राहुल राम गांधी अभी आप तक राम मंदिर नहीं गए। वो तो धर्म, आपने तो सर्टिफिकेट उनकी बांटना शुरू राम कर के दिया है प्रति कि आस्था कौन ही नहीं है। हिंदू। हो गया, सब अलग हो गया। इसका मतलब चोरी करने का हक डिबेट मिल डील गया हो गई। आपको। और जो साहब जी कोर्ट थोड़ा ने सा आपको, मीट हीरो ना सुप्रीम कोर्ट ने रखाएं। आपको मैं सर आ रहा हूँ आपके पास ही आपको में, जरा नम्रता ऑथोराइज मैम। चोर बना दिया। मध्य प्रदेश के अंदर आपने किस तरह से घोटाला कर दिया जमीन का, वो आपके चीफ मिनिस्टर उसमें खूब शामिल है। तो आप क्या बताएंगे कौन गलत कौन? क्या सिर्फ टेररिज्म एक तरह का होता है? टेररिज्म तो आप भी फैला रहे हैं। जो टेरर आपने दुनिया के अंदर, देश के अंदर फैला रखा है, आतंक मचा रखा है टैक्स का, बाकी तरीके से बच्चों की नौकरियां खा के, रोजगार खा के। तो ये तमाम आतंक जो आपने मना रखा है, जो महंगाई का आतंक आपने मचा रखा है, वो भी कम नहीं है भाजपा के जो मचा रखा है देश के अंदर। ठीक। लेकिन हर चीज का अंत होता है अति का, वो भी होगा। लेकिन आप जो बार बार मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कंडेम नहीं कर रहे, मुझे लगता है सबसे पहले हमने कंडेम किया है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मजबूरी में आके आई है, हम उससे पहले आप कंडेम कर चुके थे। आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार को क्या कंडेम करेंगे इसमें? आप ही तो ने तो आप किया है ये, हमें आपकी सरकार बीजेपी ने से तो पूछ छापा के है। थोड़ी आप हमें खुद ही को बीजेपी से कंडेम पूछ के करेंगे? थोड़ी कंडेम करना है। वो कैसे हो हमें सकता है? बीजेपी से पूछ के थोड़ी कंडेम करना है। इसका हमें हम क्योंकि राष्ट्रभक्त पार्टी है, कांग्रेस इस हमने कोalition से जैसे ही बाहर पता आ चला जाए। हमने इस चीज इस को बाहर। किताब के छपने के बाद सकीना इत्तू जी का रेजिग्नेशन मांगे और किताब कांग्रेस कोalition से बाहर आ जाए। अब ये इस्तीफा देना लेना तो एनसी ने एक नई चीज शुरू कर दी, बीजेपी ने एक नया चैप्टर लिख दिया है कि हम इस्तीफे नहीं लिया करते, लेकिन फिर भी कांग्रेस मांगेगी। आप फिक्र नहीं करिए, कांग्रेस ने क्या करना है, डोंट टीच अस, लेकिन प्लीज टीच योर पार्टी कि उनको भी इस्तीफे लेने चाहिए जब पेपर लीक हो जाते हैं। क्योंकि हमें कल को जवाब देना है आने वाली जनरेशन को कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बिक रहे हैं, नौकरियां बिक रही हैं, और यहाँ आप कैसी कैसी एजेंसीज को हायर कर रहे हैं। इस पे जनता आपसे जवाब मांगेगी तो आप क्या कहेंगे, कहाँ छुपेंगे? तो भाजपा को आज ही स्पष्ट करना चाहिए कि इस पे उनकी क्या है। हम तो जिससे इस्तीफा मांगना होगा भाजपा के कहने पे नहीं, हम जरूर मांगेंगे। हम धर्मेंद्र प्रधान का भी मांगेंगे और बाकी जो इस तरह की घटनाओं में शामिल होंगे हम उनके इस्तीफे भी मांगेंगे और इस्तीफे करवाएंगे भी। खाली मांगना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, तो हम तस्वीर बदलेंगे, जरा जरूर बदलेंगे। ठीक है मैम। आईडी गुजरे सर, आपका क्लोजिंग कमेंट सर। हाँ बिल्कुल क्लोजिंग जी। मैं आप इन दोनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और बहुत कुछ सीखा मैंने। मैं सिर्फ लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि मैं मेरा अपना जो इस वक्त नजरिया है, आई एम ए रेशनल ह्यूमनिस्ट, और मैं ये चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड नई बनने जा रही है। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड बनी थी वो ध्वस्त हो चुकी है, वो यूएनओ पावर खत्म हो चुकी है, वो बड़े बड़े सिंगों वाले जो तूफान थे वो खत्म हो चुके हैं। अब नई वर्ल्ड बन रही है, वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के बगैर ना ये जिंदा रह सकती है ना ये जिंदा चल पाएगी। इसलिए हमने मिसाइलें चलते भी देख ली। द कन्फ्रंटेशन या गन विल नॉट रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, द पॉलिटिक्स ऑफ पीस एंड यूनिटी विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। मैं इस बात पर
जहां संदूर का पिछले साल एक्शन हुआ था, तो उसके बाद जब मैच खेला गया, जय शाह ने पाकिस्तान के साथ मैच खिलाया, लोगों ने उस वक्त भी कंडेम किया था, लेकिन मैंने कहा था ये मैच अपनी जगह है, गेम अपनी जगह है, कल्चर अपनी जगह है, लिटरेचर अपनी जगह है, और राज करने का तरीका अपनी जगह है। हमें आज राज फेडरलिज्म की तरफ ले जाना चाहिए। जो अगर यूरोपियन यूनियन 25 मुल्क इकट्ठे हो सकते हैं, जर्मन की दीवार टूट सकती है, तो हम क्यों नहीं इकट्ठे होकर रह सकते? मेरे सामने लोग मरते हैं, मैं देखता रहता हूं, मैं मरता हूं तो वो देखते रहते हैं। इसलिए एक नई सुबह शुरू होनी चाहिए, ये साजिशें खत्म होनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है सर, धन्यवाद। विक्रम साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं खजूरिया साहब से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है, जर्मनी की दीवार गिर सकती है, यूरोपियन यूनियन घुस सकता है। आप इंडस वाटर ट्रीटी पे मुझे लगता है बहुत सारी बहस कर चुके होंगे, बहुत दफा आपने इस टॉपिक पे बहस करी होगी, डिबेट्स की होंगी। हिंदुस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को जो एबियंस में रखा, उसके बदले में पाकिस्तान से मांग क्या रहा है कि आप उग्रवाद बंद करें, है ना? अगर पाकिस्तान सीरियस हो हिंदुस्तान के साथ अब एक अलग रिलेशनशिप बनाने के लिए, लिखा भी है, पढ़ा भी है, सारा कुछ है। नहीं, एक मिनट इसके बाद में बात कर लेंगे। एक मिनट रखेंगे साहिल जी, तो बात जरूर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं इस पे, हम बात सुन रहे हैं, ये हम बाद में कर लेंगे डिबेट इस पे। जो देश आपको ये अश्योर नहीं कर पा रहा है कि हम आतंकवाद नहीं करेंगे, वो एक बायस ट्रीटी को भी हम फॉलो करने को तैयार हैं। हिंदुस्तान को ज्यादा पानी मिलना चाहिए था, कम मिल रहा है तब भी ठीक है। मल्होत्रा साहब, हमारे लोगों को मत मारो। बस एक पॉइंट, बस एक मल्होत्रा ये साहब, पाकिस्तान को, जिस पाकिस्तान को आप कंडेम करते हो, उसमें जिस पाकिस्तान को आप कंडेम करते हो, मोहन भागवत जी कहते हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। फिर उसके बाद ट्रंप उसको माय डियर फ्रेंड कहता है, और उसी ट्रंप को हमारे मोदी जी भी माय डियर। प्रूव कर लिया और उसको वो पदवी भी दे दी गई। यू से कि ये लंबा हो जाएगा, व्हेन ही कॉल्ड वाटर ट्रीटी इनटू इट, तो ये लंबा नहीं होगा। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन योर पार्ट आल्सो। नहीं, और बढ़ाना तो है ही ना। देखिए, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे लोगों को खा गया, जिसने टेररिज्म की एजेंसी चला रखी है, उसको ट्रंप माय वेरी गुड फ्रेंड कहता है, और फिर उसी ट्रंप को जाके वो किलर कहता है हमारे प्रधानमंत्री को अपने मुंह के सामने बिठा के, और हमारे प्रधानमंत्री उसको डियर फ्रेंड कहते हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन, ये है या नहीं है? आप बताइए। मैं बिल्कुल क्वेश्चन है ये, पर एक पाकिस्तान के साथ बात कभी होनी चाहिए। ये तो कहते थे कि टेरर एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर, तो हाउ डिड, मेरे को लगता है टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, तो फिर टॉक्स कैसे होनी चाहिए? फिर आज कैसे मोहन भागवत जी कह रहे हैं? हम तो कहते थे कि बातचीत ही हर समस्या का हल है, लेकिन आज मोहन भागवत जी ने भी कहा, तो मुझे लगता है इस पे तो खुद ही बीजेपी कंफ्यूज है कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। मोहन भागवत जी ने खुद तो कह नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं से डायरेक्शन से आई होंगी ना, तभी तो मोहन भागवत जी बोले। तो मुझे लगता है कि खुद भाजपा खुद ही कंफ्यूज है व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू, बिकॉज इंटरनेशनल जिस तरह से चीजें होनी चाहिए उस तरह से जो चल रहा है, मेलोनी को मेलोडी दी जाती है, मेलोनी फिर कहती है, कितने अच्छे से जवाब देती है ट्रंप को, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सामने बैठ के किलर सुन के आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत सारी चीजें सीखने, इस कोएलिशन से जल्दी बाहर निकलिए। जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं आप पहले वो 0% ट्रेड से तो बाहर निकलिए, तभी होगा, नहीं तो ये कुर्सी हिलने वाली है, सत्ता हमेशा नहीं रहती है। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। काफी अहम बात रखी आप तीनों ने, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कीमती साझा करने के लिए। एक पुस्तक, कई सवाल और शिक्षा व्यवस्था पर उठती बहस। सरकार ने विवाद के बाद पुस्तक को स्कूलों की लाइब्रेरी से वापस ले लिया है और जांच शुरू कर दी है, और 8 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुस्तक के चयन, अनुमोदन और वितरण की प्रक्रिया में आखिर चूक कहां हुई? क्या जिम्मेदारी तय होगी, और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी? जांच पूरी होने के बाद ही कई सवालों के जवाब सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल यह मामला जम्मू कश्मीर की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों के केंद्र में आ चुका है। सवाल आज का में इतना ही। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।